और सीएम मनोहर लाल ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। नायब सैनी और संजय भाटिया में से किसी एक को बनाया जा सकता है नया सीएम। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का टूटा गठबंधन। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद में 10 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को किए समर्पित। आज बीजेपी जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। और पोखरण में भारतीय शक्ति का आगाज। आज दुनिया देखी भारत की तीनों सेनाओं की शक्ति और सैन्य बल। पीएम भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। और देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू। गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगान से आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। कानून बनने के 4 साल बाद मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। कई राज्यों में अलर्ट जारी। नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी अपडेट इस वक्त की हरियाणा से। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। कैबिनेट सहित इस्तीफा दिया है और आज ही नए सीएम की शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा लगभग 1 बजे। वही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां नायब सैनी या फिर संजय भाटिया नए सीएम हो सकते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की हरियाणा से। हरियाणा की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर, जहां बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और अब नई सरकार का 1 बजे गठन होगा और 2 नाम आगे चल रहे हैं। पहला नायब सैनी और संजय भाटिया, इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट की इनमें से ही किसी एक को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और ये माना जा रहा है कि पिछली बार बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें, अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 41 सीटें हैं, जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, तो वही निर्दलीय 8 सीटें, यानी कि निर्दलीय के साथ बनकर यहाँ बीजेपी नई सरकार और बहुमत का आंकड़ा 46 है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हरियाणा की राजनीति से, जहाँ हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया है। गठबंधन में दरार आ गई है और जिसकी वजह से सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार का गठन होगा। 1 बजे नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट, जहां नायब सैनी और संजय भाटिया में से किसी एक को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। अगर हम और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेश ठाकुर, जो कि हरियाणा के ब्यूरो चीफ है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 है और नई सरकार का जो गठन है वो 1 बजे बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए हिमाती, हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ी उठापटक है और क्योंकि भाजपा और जेजेपी का गठबंधन था, सरकार चल रही थी, लेकिन जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके चलते अब सरकार काफी संकट में है। लेकिन इसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को सौंप दिया है और कयास लगाया जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहे खट्टर लाल जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा में अब नए मुख्यमंत्री कौन? क्या सरकार जो है वो अपना बहुमत साबित कर पाएगी? क्या बहुमत में है या फिर जेजेपी अपना समर्थन वापस देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में जो 2-3 नाम मुख्यतः बताए जा रहे हैं, उसमें एक नायब सैनी जी हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज भी हैं और संजय भाटिया। ये 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं और कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। जी, अगर हम बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की बात करें तो सीटों के बंटवारे को लेकर ये गठबंधन टूटा है और अभी भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में है, तो क्या कुछ इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल हिमांशी, देखिए साफ तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 हरियाणा के लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में पुणे अब होने वाले हैं, तो इसी बीच में उसके बाद
विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने गठबंधन किया था। अभी उनकी मांग थी कि वो कुछ सीटों पर चाहते थे, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा वर्ग है जो सूत्र बताते हैं कि वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारों को लेकर ये उलझन हुई है, लेकिन ये कहां तक बैठ पाती है इसके पर्यवेक्षक भाजपा की तरफ से बनाए गए हैं, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और तमाम तरह की चीजों पर वो अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आज ही इसका मसला हल हो जाएगा और 1 बजे के आसपास में नए मुख्यमंत्री का जो है वो ऐलान भी कर दिया जाएगा। और जेजेपी के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें आ रही है। जी, और जो पूर्व मंत्री है हरियाणा के कंवरपाल सिंह, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल ही सीएम बने रहेंगे। खबरें हैं और बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा है तो स्वाभाविक है हिमाचल के लिए देखा होगा। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संकेत है कि सूत्रों के एक बहुत बड़े चुनाव से कहा रहा है कि मनोहर खट्टर जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। ये खबरें हैं, खबरों का दौर है, लेकिन हकीकत क्या है यह पर्दे पर आने वाली है और कुछ ही घंटों की बात है। सारी तस्वीर आपको देखिए। जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हरियाणा से, और हरियाणा की जो राजनीति है उसमें ये बड़ा उलटफेर जो गठबंधन था बीजेपी और जेजेपी का, वो टूट चुका है। और पहले सूत्रों के हवाले से खबर थी कि 1 बजे नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सका है, लेकिन अब वो 5 बजे तक के लिए टल गया है। यानी कि अब 5 बजे और अभी थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो भी शुरू होगी और शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। मनोहर लाल पहले अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और ये बीजेपी का 2000 लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा दाव माना जा रहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। तो शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जो मंत्रिमंडल यानी कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम था वो 1 बजे रखा गया था, लेकिन अब वो 5 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल स्वानी जी, आपको बताना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद कहीं न कहीं देखा जाए हरियाणा में सियासत की हलचल लगातार जोरों पकड़ी हुई है। क्योंकि एक बात किया जाए कि सुबह ही जो पर्यवेक्षक थे अर्जुन मुंडे और तरुण चुग को बना के चंडीगढ़ भेजा गया था। कहीं न कहीं देखा जाए कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर कहीं न कहीं सियासत देखने को मिली थी। क्योंकि बात किया जाए जेजेपी की तरफ से उसने चौटाला को कहीं 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं उनको 1 सीट देने के लिए तैयार थी। इसको लेकर कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और मंत्रिमंडल के भंग किया। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर देखा जाए कि जो टाइमिंग था कि नया गठबंधन किया जाए, नई सरकार के गठन किया जाए, इसकी टाइमिंग 1 बजे था। अब तो कयास लगाया जाए कि लगभग शाम 5 बजे के बाद किया जाएगा। सुहानी जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इससे पहले नायब सैनी और संजय भाटिया के नए सीएम पद यानी उन्हें सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी अटकलें थी, लेकिन अभी जो अपडेट है सूत्रों के हवाले से वो आ रही है कि खट्टर ही दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल स्वानी जी, साफ तौर से देखा जाए कि अगर सीएम के रेस में देखा जाए तो सबसे पहले नायब सिंह सैनी थे। क्योंकि नायब सिंह सैनी की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो अभी वो करनाल से सांसद भी है और मौजूदा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है। क्योंकि साफ तौर से बात किया जाए कि वो कुरुक्षेत्र सांसद भी 1996 की बात किया जाए तो वो प्रदेश महामंत्री थे। 2002 में युवा मोर्चा के अंबाला के महामंत्री थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार अगर नायब सिंह सैनी की बात किया राजनीतिक तौर पर, तो अगर युवा शासन की बात किया जाए तो लगातार ये राजनीति जुड़े थे। और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनकी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि साफ तौर से बात करें कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद भी है। अब जो की बात किया जाए कि नायब सिंह सैनी का नाम तो अभी सबसे पहले स्थान पर चला था, लेकिन अब ये भी सियासत देखी जाएगी एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर दोबारा फिर सीएम की शपथ ले सकते हैं, तो प्रयास लगाया जा रहा है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी, चले शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से ये बड़ी अपडेट आपको बताते हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट चुका है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच जो सहमति है वो नहीं बनी है, जिसकी वजह से अब बीजेपी निर्दलीय के साथ दोबारा से नई सरकार का गठन कर सकती है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। और पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से नई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 10 साल के काम का अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता भटकता और अटकता रहा। स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से ये डिमांड की जा रही थी कि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट
लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के और लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को 5,120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। राज्य की कनेक्टिविटी की मांग पूरी करने के लिए मैं पूरे राज्य की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। कार्यप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग पर काम चल रहा है और ये जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5,120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उस सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान की संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया है। और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा, यह भी हमारे लिए। और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की योजना को लगातार बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेता प्रवीण खंडेवाल और एडीएसआई के अध्यक्ष राजीव कुमार ने शिरकत की है। मैंने वादा किया है कि आपने मुझ में और ऊर्जा और जोश का संचार कर दिया है। मैं वादा करता हूँ आम जनता के बीच में अगले 5 साल में 30,000 करोड़। केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी का एक नारा दिया, उसके बाद हमने देखा कि पूरे देश भर में एक नई उम्मीद लोगों के सामने जगी। आप इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? केंद्र सरकार हमारी सेल्फ एंटरप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमेशा हमें विजन देते ही हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर बनो, तो उससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और केंद्र सरकार जब से ये सरकार आई है, रियली में हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिला है। पहले हमारे गाइडलाइंस नहीं थी, रूल्स नहीं थे, तो आज हमारी इंडस्ट्री एक इथिकल वे पे काम कर रही है और दिन दुनी रात चौगुनी ग्रो कर ही रही है। पहले हमारा साइज 10,000 करोड़ का था, फिर 20 का, इस साल तो हमने 30,000 करोड़ का धंधा किया है। तो इसी तरह हम तो लाखों करोड़ में जाने वाले। सरकार का हमें पूर्ण सहयोग है। सरकार की तरफ से हम आश्वस्त है कि सरकार आगे भी हमें ऐसे ही सहयोग देती रहेगी। चुनौतियां कुछ
और सीएए के लागू होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में कहा कि 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विस्थापित लोगों को देश में नागरिकता प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे यहां रहने वाले लाखों लोगों को मदद मिलेगी। कानून 2019 में पारित किया गया था और सरकार के पास नियमों की अधिसूचित करने का अधिकार था। आज मोदी की गारंटी फिर साबित हो गई। ऐसे सारे विस्थापित लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण से लाखों ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका जीवन जो है वो सरल भी होगा और सफल भी होगा। कांग्रेस जिस तरह से हमला कर रही है कि इस कानून को 2019-20 में लोकसभा ने पारित किया, उसमें अब क्या लोग जो है राजनीतिक हित बाकी रह गए हैं। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सरकार को उसको घोषित करने का अधिकार है, सरकार ने उसको घोषित किया। अगर सरकार ने घोषित नहीं किया होता तो ये कहते कि कानून बना दिया लेकिन घोषित करके लाभ नहीं देने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जांचने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के सामने जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग उठाएंगे। पीएचडी में टूट पर कहा कि वो कभी भी चुनावी गठबंधन नहीं था, वो महज विचारधारा का गठबंधन है। जो परिया सोच थी कि पैक्ड केवल सीट बंटवारे का फायदा होना चाहिए, वो गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन और पीजेडीए के विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। तो उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां डिडौरी में सहायक मंत्री पंकज सिंह परिहार और इंजीनियर सुशील कुमार हरमन के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन संघ ने रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल सहायक मंत्री पंकज सिंह परिवार और सुनील कुमार हरमन के साथ राधे पटले सहित कुछ अज्ञात आरोपियों ने मारपीट करते हुए अपहरण करने का प्रयास किया था। लूटपाट की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन संगठन की ओर से हम समस्त जिले के जो तकनीकी अमला है, साथ साथ हमारे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सचिव संघ एवं जीआरएस संघ, इन सब का सहयोग हमको मिला और हमने आज ज्ञापन दिया है। तो मामला हमारा पूर्णतः यह है कि हमारे करंजिया जनपद में पदस्थ सहायक केंद्रीय श्री इंजीनियर श्री पंकज परिहार एवं साथ ही उपयंत्री श्री हरमन जी के साथ जो मारपीट की जो घटना हुई 7/3/2024 रात्रि 9:30 से 10 बजे के दरमियान, और उस घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य आरोपी हैं उसमें श्रीमती रंजीता परस्ते ऐसा नाम है उनका, और मोती मरावी और एक कोई पटले जी हैं, है ना, पटले। और साथ साथ संगठन को श्री पंकज सिंह परिहार जी ने जो वहाँ मौके मुआयने पे। और खबर प्रतापगढ़ से है जहां गांव के एक युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जहां हैंडपंप पर पानी भरने गई 9 साल की मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। दरअसल अंधेरे का फायदा उठाकर युवक ने मासूम को हैंडपंप के खड़ी बस में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय तक घर नहीं लौटने पर मासूम के परिजनों ने तलाश की, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने में कामयाब रहा। साथ ही मासूम को इलाज के लिए प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि एक बच्चे के साथ बलात्कार की घटना हुई है, पर मैं खुद आया हूँ। बच्चे अभी इलाज चल रहा है उसका, उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है और उस पर कार्रवाई भी जारी है।
और खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार युवक जंगली सांड से टकरा गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने अफरा तफरी का माहौल बन गया। और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। नाम है तुम्हारा? सर्वेश। कहाँ से आए हो? सरमड़ी खा की। ये क्या मामला है जो तुम्हारे हमारे पिताजी? पिताजी आ रहे दावत खा के सुसाण से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। साथ में कौन था? हमारा भाई था बड़ा वाला। अच्छा, तो मौके पे ही मौत हो गई क्या? हाँ, मौके पे हो गई। पिताजी की? हाँ। और भाई? भाई अस्पताल में भर्ती है, नौशहरा मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम था पिताजी का? जीतपाल यादव। भाई का? भाई। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।